बैंक ड्राफ्ट की बात हो रही थी, बैंक ड्राफ्ट की, है ना? हाँ, तो ड्राफ्ट वाला मैं आपको बताया था कि जैसे आप अगर मान लो कहीं कोई फीस वीस जमा कराते हो, अभी तो आपके स्कूल में ही फीस जाती है ना? अदरवाइज जब आप आगे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो वहाँ कहीं फीस जमा होगी, या क्या बोलते हैं, आगे कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो वहाँ फीस जमा होगी, तो वो सब लोग क्या मांगते हैं, वो चेक नहीं मांगते, वो ड्राफ्ट मांगते हैं। कि ऐसा नहीं हो ना, पता चला आपने चेक जमा कर दिया, उन्होंने आपकी फीस सीट रिजर्व कर ली और पता चला चेक तो बाउंस हो गया। अब वो दोबारा दोबारा प्रोसेस तो ना कर सकते हैं सारा, इतने पैसे खर्च होंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पहले ही आपसे कहते हैं भैया ड्राफ्ट जमा कराना, चेक नहीं चाहिए हमें, ताकि ये बाउंस होने का चक्कर ना हो। क्लियर हो गया? चलो, तो अब इस केस में क्या होगा, कह रहा है बैंक ड्राफ्ट इशू करा 5,000 का और 700 रुपये बैंक ने, अब बैंक फ्री में थोड़ी ना बनाएगा ये जो ड्राफ्ट है, तो उसके पैसे लेगा। तो उसने कितने लिए, 700 रुपये। तो टोटल आपकी जेब से कितने कटे, 5,700। तो मैसर्स लाल एंड सन्स को तो 5,000 का आपके पास वो जा रहा है, ड्राफ्ट जा रहा है, तो मैसर्स लाल एंड सन्स 5,000 से कटा। बैंक चार्जेस 700 रुपये होगा और बैंक ने टोटल पैसे कितने काटे, 5,000, सॉरी 5,700। क्लियर हो गया? तो बैंक कम हो गया 5,700। बिल्कुल ठीक करिए एंट्री बेटा। आगे चलते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ, एक महीने के बाद बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट थी, डिस्काउंट करा लिया बैंक से 3,800 में। तो पहले अभी डिस्काउंट किया, मैंने कराया नहीं अभी तक, बाय द वे आपको ये डिस्काउंटिंग वाला एंट्री मैंने नहीं सिखाई है। अभी आगे जब बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर आएगा पूरा तब सीखेंगे, बट कोई बात नहीं, अब आ गया तो मैं बता देता हूँ है क्या। आपके पास जब एक बी आर आ गया तो आपने एंट्री करी होगी बी आर टू डेटर, पहले एंट्री हुई होगी डेटर टू सेल्स, फिर उसके बाद हुई बी आर टू डेटर। यानी अब हमारी बुक्स में क्या आ रहा है, बी आर। जब जो भी उसकी ड्यू डेट थी, वो ड्यू डेट आने के टाइम पे, जब वो ड्यू डेट आएगा तब हम उसको ले जा, वो बी आर जो है बिल है वो उसको लेके जाएंगे और उसके अगेंस्ट हमें पैसे मिल जाएंगे। यही होता है ना सिनेरियो। लेकिन होता क्या है, अगर मुझे पैसे आज चाहिए तो क्या करें, अगर मुझे पैसे आज चाहिए और मुझे, मेरा ड्यू डेट तो कब है, एक महीने बाद लिखा है ना, ड्यू डेट आफ्टर 1 मंथ। तो मेरे पास एक बिल पड़ा है जो 4,000 रुपये का, यानी मेरी बुक्स में बिल रिसीवेबल आ रहा होगा, और वो बिल कब मैच्योर होना है, एक महीने बाद। तो मेरे को पैसे लेकिन चाहिए आज, जरूरत मेरी आज है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बैंक के पास जाता हूँ, मैं बैंक से कहता हूँ भाई बैंकर तो एक काम कर, ये बी आर अपने पास रख ले, ये जो बिल है वो तो अपने पास रख ले, और एक महीने बाद तू जाके कलेक्ट करता रही हो, मुझे पैसे अभी दे दे। आ रही है बात समझ में, लॉजिक समझ आ रहा है? इसको क्या बोलते हैं, बिल डिस्काउंटिंग। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है। मैं अपने बैंकर से कहूंगा कि भाई देख ऐसा है, मेरे को एक महीने बाद पैसे मिलने हैं, ये रहा उसका सबूत, ये रहा बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तू रख ले अपने पास, और एक महीने बाद जाके तू इस पार्टी से पैसे ले लियो, पर मुझे अभी दे दे। ठीक है? अब बैंकर क्या कहेगा, मैं क्या बुद्धू हूँ, हाँ मुझे एक महीने बाद पैसे मिलेंगे, मैं तुम्हें आज दे दूँ, मेरा क्या फायदा। तो फिर बैंक क्या करेगा, अपने चार्जेस लेगा इसमें। जो बैंक आपको ये फैसिलिटी दे रहा है, जो एक महीने पहले आपको पैसे दे रहा है, उसके लिए वो क्या करेगा, अपने चार्जेस काटेगा। तो क्वेश्चन ने यहाँ क्या बताया, कितने का है बेटा, 4,000 रुपये का बिल था, जिसके अगेंस्ट जो आपने डिस्काउंट करा लिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बिल डिस्काउंटिंग। जो हम जल्दी पेमेंट ले रहे हैं बैंक से, इसके बिल के अगेंस्ट, इसको क्या कहते हैं, बिल डिस्काउंटिंग। तो जो बिल डिस्काउंटिंग के वो चार्जेस ले रहा है वो कितने हैं, 3,000, सॉरी नहीं नहीं, कह रहा है उसको डिस्काउंट कितने में कराया है, 3,800 में। यानी 4,000 के बिल के अगेंस्ट कितने पैसे मिल रहे हैं, 3,800, यानी चार्जेस कितने काटे, 200 रुपये। दोबारा से पढ़ो क्या लिखा है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज 4,000 डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 3,800, यानी 4,000 का बिल 3,800 में डिस्काउंट करा लिया, यानी 200 रुपये चार्जेस दिए एक तरह से, इसका मतलब ये है। ठीक है? तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी बेटा, मैं इसकी एंट्री साइड में बना के दिखा रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो। आपके पास पैसे आएंगे बैंक में, ठीक है, बैंक से डिस्काउंट कराया तो पैसे बैंक में ही आएंगे। ठीक है? कितने आ रहे हैं, 3,800। कितने का बिल था बेटा, और बिल हमारे पास से जा रहा है, जब हमारे पास से बिल जाएगा तो बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं, क्या लिखता है हमारी बुक्स में, तो क्या आ रहा था, बिल रिसीवेबल। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, लेकिन हम अपनी बुक्स में क्या दिखाते हैं, बिल रिसीवेबल। या तो बिल रिसीवेबल होगा या बिल पेबल, हमारी बुक्स में इन दोनों के नाम से ही आ रहा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज के नाम से कोई अकाउंट नहीं आता। ठीक है? तो हमारी बुक्स में, क्योंकि ये बिल हमारे पास था, इस बिल के अगेंस्ट हमें पैसे मिलने थे, तो हमने अपनी बुक्स में क्या दिखाया होगा, बिल रिसीवेबल। सामने वाली पार्टी ने बिल्स पेबल दिखाया होगा। ठीक है? तो अब मेरे पास से बिल रिसीवेबल जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा, जब आया था तो डेबिट था, जा रहा है तो क्रेडिट हो गया। कितने का बिल था बेटा, 4,000 का। इसके अगेंस्ट मिल रहा है 3,800, 200 रुपये का हमारा नुकसान हो गया। वो क्या है, चार्जेस काटे बैंक ने। प्लीज इसको बैंक चार्जेस नहीं लिखेंगे, इसका नाम स्पेसिफिकली दिया जाता है डिस्काउंटिंग चार्जेस। इसको हम अलग से दूसरे नाम से रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि ये स्पेशल ट्रांजेक्शन है। ठीक है? बैंक चार्जेस तो नॉर्मल चार्जेस होते हैं, हम चाहते हैं ये अलग से हमें पता चले कि ये वाले चार्जेस नॉर्मल वो चेकबुक के या एटीएम के या एसएमएस के नहीं है, ये अलग चार्जेस है, तो इसलिए हम इसको अलग से रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंटिंग के नाम से।
ठीक है, इस प्रोसेस को मैंने बताया ना डिस्काउंटिंग बोलते हैं, तो इसको लिखा हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्लियर, समझ आया? अब परीक्षा देखो आपके में गलती क्या थी, एक तो गलती ये थी बेटा, बिल ऑफ एक्सचेंज आपने डेबिट किया, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ से आ गया, हमारे पास पैसे आ रहे हैं। अच्छा वैसे आपको ट्रांजेक्शन ही नहीं पता थी तो कोई बात नहीं, मैं गलती नहीं बोलनी चाहिए मुझे, आपको तो पता ही नहीं था, मैंने कराया ही नहीं था ये चीज़। बट हाँ ये बात समझ आई कि बिल ऑफ एक्सचेंज तो आपका अकाउंट आना ही नहीं चाहिए, ये वाली एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बिल ऑफ एक्सचेंज तो आ ही नहीं सकता अकाउंट का नाम, जब भी हमारी एंट्री होगी या तो बिल रिसेबल होगा या बिल पेबल होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज का नाम नहीं आएगा। ठीक है, वो तो हम उस कागज को बुलाते हैं, अपनी बुक्स में उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, या तो बी आर या बी। क्लियर, तो ये एंट्री मैंने साइड में कर दी, सब लोग नोट कर लो प्लीज, ये बिल डिस्काउंटिंग की एंट्री होगी। ठीक है, अच्छा बाय द वे जो दूसरी पार्टी होगी जिससे हमें पैसे आने थे वो अभी क्या एंट्री करेगा, अगर इस समय एंट्री करनी होगी तो इस समय जो मैं जब मैंने बिल डिस्काउंट कराया तो सामने वाली पार्टी क्या एंट्री करेगी? कुछ नहीं करेगी, सही बात है, उसे तो पता भी नहीं है। अरे सोचो, जिसने बिल साइन करके दे रखा है मुझे, जिसने बिल एक्सेप्ट करके दिया है, उसको तो पता भी नहीं है कि मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया है। उसको तो, उसके पास तो कब जाएगा बैंक, 1 महीने बाद, है ना, तो वो 1 महीने बाद एंट्री करेगा जब वो पे करेगा, अभी तो उसको पता ही नहीं है, तो ये तो सिर्फ मैं ही एंट्री कर रहा हूँ। हाँ जी, चलो आगे चलते हैं। 30th अप्रैल क्या कह रहा है, रिसीव्ड अ चेक ऑफ 1000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि भैया अभी बैंक तो बंद हो चुका है आज, तो इसका मतलब अभी तो जमा नहीं हुआ होगा। आफ्टर बैंकिंग आवर्स मतलब बैंक का टाइम खत्म हो गया है, बैंक बंद हो चुका है, इसका मतलब ऑटोमेटिक मतलब क्या है कि मैंने अभी तो जमा नहीं कराया होगा, तो इसका मतलब ये क्या आएगा, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड टू श्याम। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब इसमें क्वेश्चन में नीचे नहीं लिखा था कि शाम का चेक हमने बाद में जाके जमा कराया, लेकिन यहाँ डायरेक्टली उसने साथ में लिख दिया कि ये आफ्टर बैंकिंग आवर्स मिला है, यानी बैंक बंद हो चुका है, तो आज तो जमा नहीं हुआ है, तो फिर कहाँ डालोगे, चेक इन हैंड। ठीक है, हाँ जी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 7000 एंड हाफ ऑफ दिस सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक। सेम चीज जैसे हमने ऊपर करी थी, अब पूरा का पूरा जमा नहीं करा है, आधा करा है, तो आधा कैश में आ जाएगा, आधा बैंक में आ जाएगा, तो कैश और बैंक डेबिट हो जाएंगे, 3500 3500 टू सेल्स 7000। बिल्कुल ठीक है बेटा। हाँ जी सस्लीन पूछो बेटा, क्या डाउट है? सर हमें अगर बैंक ड्राफ्ट रिसीव हो रहा है और हमने अभी बैंक में उसको डिपॉजिट नहीं किया तो तब हम क्या लिखते हैं? बेटा अभी फिलहाल चेक इन हैंड ही लिखेंगे उसको। अगर मैं वैसे बोलूँ टेक्निकली तो एक अलग नाम दे सकते हैं, ड्राफ्ट इन हैंड, बट उसका फायदा नहीं है, तो हम उसको भी चेक इन हैंड में ही डाल देते हैं। जब हम उसको जमा करेंगे तो हम उसको फिर बैंक टू चेक इन हैंड कर देंगे। ओके सर। और सर एक और क्वेश्चन था हाँ कि जैसे अभी हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस उस पर लगा दिया और हमने बैंकर को वो दे दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, हाँ और बाद में जो हमारा क्रेडिटर था, नहीं सॉरी डेटर था, वो जल्दी पेमेंट कर रहा है और वो कहते हैं कि अब मुझे कैश डिस्काउंट दो, ये सिनेरियो मैं फिर आगे हम जाके कैसे कराऊंगा, करेंगे? मैं कराऊंगा कराऊंगा, ये सारे सिनेरियो आएंगे इसमें, और भी सिनेरियो बन सकते हैं, बहुत सारे बन सकते हैं। पता चला बैंक गया 1 महीने बाद, उसने मना कर दिया मैं नहीं दे रहा पैसे, तो क्या होगा, डिसऑनर में क्या होगा, ये सब सीखेंगे, ये आगे जा करके पूरा चैप्टर है उसमें यही सारे सिनेरियोज हैं। तो इसीलिए मैं अभी आपको, क्योंकि एक पॉइंट आ गया इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया, मैंने इसलिए आपको डिस्काउंटिंग कराया भी नहीं था इसीलिए। ठीक है, आइडियली मैं वैसे फ्रेंकली बोलूँ तो इनको थोड़ा सा ना ऑथर को ये चीज़ सोचना चाहिए कि यार ये जब चैप्टर मैं आगे दे रहा हूँ और वहाँ पे हम करेंगे डिटेल में डिस्कस, तो वाई आर वी इंक्लूडिंग दीज जनरल एंट्रीज हेयर। तो आइडियली ये एंट्रीज यहाँ होनी ही नहीं चाहिए, जब टॉपिक आपका अलग है पूरा, और वहाँ हम यही करने वाले हैं, जनरल एंट्रीज ही है वहाँ भी, और कुछ नहीं करने वाले, तो फिर वही सीखो ना यार, एक ही जगह डुप्लीकेशन क्यों करो। तो थोड़ा सा अब इसको रुक के चलो, ये सारी चीज़ें सस्लीन में आगे जाके वहाँ पे कराऊंगा। ठीक है, और कोई डाउट? नो सर। ओके, शगुन बताओ बेटा आपका क्या डाउट है, एंड सस्लीन हैंड्स डाउन कर लेना बेटा। सर अभी हमने सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन जो करी है उसमें सर 2 अमाउंट दिए हुए हैं, 1000 एंड 2500। अरे मेरे पास नहीं है, सॉरी, मेरे पास वो कटा हुआ यस था, सर, सो सॉरी माय मेरा भी मिस्टेक, मुझे पता नहीं था, मेरे पास फोटो ना पूरी नहीं है, एक बार मैं देखता हूँ क्या दिया हुआ है, रुको। ईशा आपने मुझे भेजा था ना ये अलग से फोटो भी, कौन सा क्वेश्चन था ये बेटा? सर रिसीव अ चेक ऑफ 1000 नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? आफ्टर बैंक, क्वेश्चन नंबर 7 पर सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है सर। 7th नहीं भेजा तूने, फोटो नहीं भेजा मेरे पास बेटा, 9th की है। क्या दिया हुआ है इसके आगे जरा मुझे बताओ, दोबारा रिसीव बोलो अ चेक शगुन। ऑफ हाँ ₹1000, हाँ, रिसीव अ चेक ऑफ ₹1000 फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स 2500।
एक मिनट, कहाँ चला गया भाई? received a check of ₹1000 from Sham after banking hours, और उसके आगे डैश डाल के 2500 लिखा हुआ है। यस सर। तो इसका जो मेरे को मीनिंग लग रहा है, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि टोटल शाम से 2500 आने थे लेकिन हमें 1000 आए हैं, पर उसने कहीं फुल सेटलमेंट नहीं बोला है। तो मैं अभी भी एंट्री यही करूंगा जो हमने करी है। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, हालांकि क्लियर नहीं लिखा है। अगेन मैं थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर फिर से कहूंगा कि ऑथर सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते भाई, क्यों कान को ऐसे टेढ़ा मेढ़ा घुमा घुमा के पकड़ते हैं? अरे सीधा सीधा बता दो ट्रांजेक्शन। अब भाई प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ी ना होगा अरे गेस करो क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। प्रैक्टिकल लाइफ में तो बताया होगी ना ट्रांजेक्शन क्या है, हमें तो आंसर बताना है उसका। तो ट्रांजेक्शन तो क्लियर कर दो यार, क्या है, उसको क्यों घुमा रहे हो ऐसे ऐसे गोल गोल जलेबी की तरह? तो अनफॉर्चुनेटली वो क्वेश्चन ढंग से फ्रेम नहीं है। जितना मेरे को समझ आया वो यही है बेटा कि आपका टोटल पैसे आने थे। ईशा आपने फोटो भेजी है दोबारा? यस सर। हाँ, तो मेरे हिसाब से इसका यही मतलब है बेटा, क्योंकि चेक तो लिखा ही है 1000 का मिला है शाम से, तो फिर 2500 क्या चीज़ है? तो 2500 मेरे हिसाब से वही होगा कि शाम से टोटल 2500 रुपये आने थे जिसके अगेंस्ट अभी 1000 आए हैं। पर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं बोला है, तो मैं ये अज्यूम नहीं करूंगा कि भाई बाकी 1500 रुपये का डिस्काउंट हो गया। नहीं, मेरे हिसाब से अभी 1000 रुपये की एंट्री होगी, ये ऑन अकाउंट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट तभी होगा जब क्वेश्चन मेंशन करेगा। चले आगे। हाँ जी, अब कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करना है बेटा? 19 से पहले हो गए सारे, चेक कर लो। सर अच्छा, 9th इससे वाला भी बचा। 9th रहता है? 9th कौन सा सर है? 9th 10th और 11th तीनों करने हैं। तो ये बाद में करे बेटा आपने परीक्षा। 10th और 11th 19, 20, उसके बाद 10th और 11th। 9th कहाँ है तेरा? 11th भी कहाँ है? मेरे को तो 10th ही दिख रहा है सिर्फ। के नीचे मैंने मार्क नहीं किया है, वो 11th का है। चलो एक काम करते हैं, पहले 19th कर लेते हैं, फिर आगे जो और रह गए हैं वो डिस्कस कर लेंगे। तो परीक्षा जो क्वेश्चन तूने करे हुए हैं लेकिन तूने इसमें कवर नहीं किया है पीडीएफ में, तो मुझे फोटो भेज दे। एक तो 9th क्वेश्चन है, और कौन सा रह गया? और कौन कौन से बोल रहे हो बेटा, एक बार जरा बोलो। कहाँ गए निशात? आप बता रहे थे बेटा। एक तो 9th 10th और 11th। हाँ, तो 11th क्वेश्चन भी नहीं भेजा ना तूने मुझे, ये तो सिर्फ 10th है। लास्ट पेज ये वाला है क्या 11th, जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग एंट्री होनी है क्या? हाँ सर वही वाला। यही वाला है, ओके। तो ये 11th तो हो गया यहाँ पे, तो फिर एक 9th क्वेश्चन का मेरे को भेज दे बेटा, फोटो भेज दे। मैं एक बार कोशिश करता हूँ यहीं पे हाथ के हाथ डाल के डिस्कस करूँ। हाँ जी, जब तक 10th करते हैं बेटा, 10th क्वेश्चन पे आ जाओ। और मैं 9th में से स्किप हो गया। अच्छा किया नहीं है तूने? ओके ओके, मैं करा दूंगा फिर, कोई बात नहीं। हो जाएगा। स्किप हो गया इन द सेंस कि पीडीएफ बनाने में स्किप हो गया। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं ज़रा एक बार इसको ओपन कर लूँ। ओके, 9th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिर पहले मैं 9th क्वेश्चन बता रहा हूँ क्या है बेटा, ज़रा ध्यान देंगे। कह रहा है पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन एग्जिस्टिंग मशीनरी। ऑलरेडी एक मशीन हमारे पास बुक्स में है, उस पर रिपेयर चार्जेस पे करे हैं, तो हम इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ लिख देता हूँ पहला, मैं बेटा डेट नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। रिपेयर टू मशीन, सॉरी रिपेयर टू कैश, ठीक है। हम इसको मशीन में नहीं डालेंगे। मैंने आपको बताया था दो तरह के खर्चे होते हैं। एक तो होता है जब आपने कोई एसेट खरीदा, जब उस समय खरीदते वक्त, एसेट खरीदते वक्त कोई भी खर्चा होता है वो तो सारा एसेट में चला जाता है। उसके बाद जब सब्सिक्वेंट खर्चा करते हो तो चेक करते हो क्या ये रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का। कैपिटल नेचर का तभी होता है जब दो में से एक चीज सेटिस्फाई हो रही हो, या तो आपकी लाइफ बढ़ रही हो या फिर आपका कोई एक नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा हो। इसमें तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ना लाइफ बढ़ रही है ना कोई नया एसेट एग्जिस्टेंस में आ रहा है, ये तो नॉर्मल रिपेयर है, तो इसलिए रिपेयर टू कैश, ठीक है। सेकेंड एंट्री, परचेज अ न्यू मशीनरी, तो मशीनरी टू कैश। न्यू लिखने की जरूरत नहीं है भैया, प्लीज न्यू मत लिखना साथ में, नहीं तो एक नया अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। न्यू और ओल्ड सिर्फ हम एक्सचेंज वाले में लिख के दिखाते हैं ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हमें पता है भैया कौन सी जा रही है कौन सी आ रही है, अदरवाइज न्यू ओल्ड कहीं नहीं लिखते। हाँ जी, पेड फ्रेट एंड कैरेज ऑन मशीनरी, ठीक है। पेड इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी, ये सारी की सारी चीज़ें जो कौन सी हैं, जब आपने मशीन खरीदी होगी उसी चीज़ के रिलेटेड है, तो ये सब कहाँ जाएगा? मशीन अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो यानी ये क्या हो जाएगा एंट्री, मशीन टू कैश। कितना है? 2500, 2500
हालांकि ये सेम डेट पे नहीं हो रही, अगर आप ध्यान से देखो आपने मशीन खरीदी कब, 3 तारीख को, और उसके सॉरी 2 तारीख को, और उसके बाद 3 और 4 तारीख को आगे की एंट्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली सेम डे पे हो सकता है ना कि आप ये तो नहीं ना कि आपने मशीन आज खरीदी तो सारा कुछ इंस्टॉलेशन और सब कुछ फ्रेट वेट भी सारा साथ के साथ सेम डे पे हो रहा होगा, जरूरी नहीं है ना, एक आध दिन का आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो थर्ड ये हो गई। फोर्थ की क्या होगी एंट्री, अगेन मशीन टू कैश, कितने से 5000। आगे चलते हैं। फिफ्थ, परचेज अ सेकेंड हैंड मशीनरी, अगेन सेकेंड हैंड हो चाहे फ्रेश हो, मशीन तो खरीदी है ना, अगेन सेकेंड हैंड मशीनरी अकाउंट मत बना देना भाई, मशीन अकाउंट में जितनी भी मशीन हो चाहे नई पुरानी सारी जाएंगी। ठीक है, इसके बाद क्या, पेड रिपेयरिंग चार्जेस ऑन दी अबव मशीन, अगेन अब इस वाली मशीन पे रिपेयर कर रहे हैं, यानी जब हमने मशीन खरीदी उसी समय रिपेयर हो रहा है ये। ठीक है, ये कोई नॉर्मल रिपेयर नहीं है, इस मशीन को वर्किंग में लाने के लिए रिपेयर है, तो फिर यानी कि इसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी टू कैश। ठीक है, यानी कि ये वाला रिपेयर अकाउंट में नहीं जाएगा, ये वाला रिपेयर कहाँ जाएगा, मशीन अकाउंट में। लॉजिक समझ आया? हाँ निशाद पूछो, क्या डाउट है बेटा? सर ये जो मशीनरी सेकंड हैंड है तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं ना सेकंड हैंड? जरूरत नहीं है बेटा, जरूरत नहीं है। उसका रीजन ये है, देखो ओल्ड और न्यू में तो हम लिख देते हैं ओल्ड और न्यू, ताकि क्योंकि दोनों ही अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, मशीनरी ही डेबिट हो रहा है, मशीनरी ही क्रेडिट हो रहा है, तो वहां तो हम ओल्ड और न्यू इसीलिए लिख देते हैं ताकि हम सामने वाले को समझा सके कि कौन सा वाला नया है और कौन सा पुराना है, क्योंकि अगर मैं मशीन टू मशीन कर दूंगा तो समझ नहीं आएगा ना किसी को भी। ठीक है, तो इसीलिए वहां लिखते हैं और कहीं नहीं लिखना है, वरना ऐसा क्या हो जाएगा, अगर आप सेकेंड हैंड वर्ड लिख दोगे साथ में तो इसका मतलब तो एक नया अकाउंट खुल गया, तो हर चीज का नया नया अकाउंट थोड़ी ना खोल रहा हूँ मैं, मशीन का एक ही अकाउंट है, जितनी मशीन है उसी में जाएगी। इसी तरह से अगर व्हीकल मैंने अकाउंट खोला तो जितने व्हीकल हैं, चाहे मैं स्कूटर खरीदूं, चाहे मैं गाड़ी खरीदूं, चाहे मैं ट्रक खरीदूं, सारे व्हीकल अकाउंट में जाएंगे। ठीक है, ओके चलो 10th पे आते हैं बेटा। 10th तो आपने किया हुआ है, तो 10th पे यहाँ पे आ जाते हैं। देखो भाई, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, तो रिसीव नहीं हुआ, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, तो क्या हो गया, अक्रूड इंटरेस्ट, तो अक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट रिसीव, बिल्कुल ठीक है बेटा। सैलरी ड्यू टू स्टाफ, सैलरी पे करनी होती है, तो ये ऐसा एक्सपेंस हो गया जो एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं किया है, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया बेटा, तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल ठीक है। अगला क्या है, आउट ऑफ द रेंट पेड, यानी खर्चे की बात हो रही है, जितना हमने पे किया उसमें 5000 इज फॉर नेक्स्ट ईयर, तो 5000 अगले साल का अमाउंट पे किया है, तो यहाँ आ जाएगा प्रीपेड रेंट टू कैश, ये भी ठीक है। और अगर यहाँ पे आपने टू रेंट किया होता, तो मैंने आपको अल्टरनेटिव बताया ना कि 2 अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो आपने अगर ये भी किया होता प्रीपेड रेंट टू रेंट, तो मैं उसको भी ठीक करता। ठीक है, तो अगेन आई विल लीव दिस अप टू योर टीचर के कौन से मेथड से वो आपको करा रही है वो नोटिस करना। 3 तरीके बताए थे ना मैंने, तो 3 में से 2 तरीकों में एक में आएगा प्रीपेड रेंट टू कैश, दूसरे तरीके में आता है प्रीपेड रेंट टू रेंट, तो चेक कर लेना उन्होंने क्या कराया। ठीक है, हाँ जी। फिर क्या आगे, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर 10% हो गया 10,000, बिल्कुल ठीक है। आगे आएगा गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, ओके, तो हमने अपने गुड्स यूज कर लिए अपने लिए फर्नीचर बनाने के लिए, तो हमारा जैसे लकड़ी का ही काम होगा तो हमने अपने लिए ही फर्नीचर बना लिया, तो यानी पहले जब हमने वो गुड्स खरीदे होंगे तो परचेज अकाउंट में डाले होंगे, अब मैं उसको अपने खुद के फर्नीचर के लिए यूज कर रहा हूँ, तो क्या एंट्री हो जाएगी, फर्नीचर टू परचेज, परचेज कम हो जाएगा, और किस पे आएगी, कॉस्ट पे। ठीक है, सेल प्राइस पे कभी नहीं होगी, जो आपने परचेज पे जिस प्राइस पे रिकॉर्ड करा उसी पे तो रिवर्स करोगे। आगे कमीशन, रिसीव कमीशन 20,000 बचा है, हाफ ऑफ विच इज इन एडवांस, तो आधा एडवांस है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल ठीक है बेटा। हालांकि मेरे को साथ में चेक करने के, चेक मैंने जमा किया है, क्वेश्चन ने मेंशन नहीं किया आगे कहीं भी, तो मैं मान के चल रहा हूँ जमा हो गया होगा, तो बैंक टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्कुल ठीक है बेटा। अगला अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, बिल्कुल ठीक है। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बिल्कुल ठीक है बेटा। चले आगे, अब आते हैं ओपनिंग एंट्री पे। क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है हमारे पास कुछ एसेट्स है कुछ लाइबिलिटीज है, इसकी 1 अप्रैल को एंट्री करो, यानी ओपनिंग एंट्री, तो सारे एसेट डेबिट, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट। देखिए जरा, कैश दे रखा है, एसेट डेबिट हो गया 60,000 से, बैंक 40,000 से, स्टॉक 1.5 लाख से, फर्नीचर 43 से, उसके बाद डेटर्स दे रखे हैं एक्स वाई और जेड, तो इनके नाम से आएगा बेटा, वेरी गुड, आपने पहले डेटर लिख दिया था, लेकिन अगर हमें नाम दे रखे हैं हम तो नाम से रिकॉर्ड करेंगे ना, तो एक्स डेबिट हो जाएगा 35,000 से, 50,000 से और 60,000। क्लियर, समझ आया? हम अपनी बुक्स में तो डेटर और क्रेडिटर को तो हम नाम से इंडिविजुअली रिकॉर्ड करते हैं ना, ताकि पता रहे कि किस किस के कितने कितने पैसे देने हैं।
ओके तो लोन फ्रॉम विकास 60,000 ये हमारी लायबिलिटी आ गई। तो इसको आप ये भी लिख सकते थे टू विकास लोन, एक ही बात है। लोन फ्रॉम विकास लिख लो, विकास लोन लिख लो, एक ही बात है। फिर क्या है क्रेडिटर्स, तो कौन कौन है उनका भी इंडिविजुअल नाम लिखा आपने 22,500 और 30,000। अब अगर हमने मैं चेक करके, हमेशा याद रखना जब ओपनिंग एंट्री कर रहे हो पहले तो वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कैपिटल तो है ही नहीं, और इन एनी केस चेक कर लिया करो कि दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसमें तो दिख ही रहा है कैपिटल नहीं है तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कैपिटल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से 3,25,500। क्लियर है गाइस? तो आपका ये 11th क्वेश्चन भी हो गया। अब कौन सा रह गया भाई? 9, 10th, 11th भी हो गया। 19th परीक्षा क्या कह रही है बेटा? 20 सर 11th की नरेशन कैसे लगती है? नरेशन रिकॉर्डिंग बीइंग ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड या बीइंग ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। अच्छा तूने नरेशन नहीं लिखी थी। बीइंग ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड। ठीक है, क्लियर हो गया परीक्षा? चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 से पहले क्या हो गया अब सारे डिस्कस? यस सर। ठीक है बेटा 19th पे आ जाते हैं। मैं भी 19th क्वेश्चन खोल देता हूँ साथ साथ जरा। ओहो चल भाई, हाँ जी देखें जरा 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है। शुरू में जब जनरल समझ नहीं आता ना तब तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा होता है और बड़ा इरिटेटिंग लग रहा होता है, किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। हाँ ठीक है, जब समझ में आ जाए ना तो मजा आता है। फिर पता क्या लगता है, चैलेंज करते हो फिर हाँ अपने फ्रेंड्स को, चल तू कोई भी एंट्री पूछ मैं बताता हूँ। हाँ होता है कि नहीं होता है? जब एक बार समझ में आना शुरू हो जाए तो बड़ा मजा आता है। तो ये करा करो आपस में अपने फ्रेंड्स के साथ, उससे फायदा होता है कि वो क्या करेगा देखना, उससे दोनों का फायदा होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो आपसे ऐसी एंट्री पूछेगा जो नॉर्मली वो गलत करता है या उसने गलत करी होगी, तो यानी वो मुश्किल चीज पूछ रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो गई। और जब आप पूछोगे तो सेम चीज आप भी करोगे, जो आपने गलतियां करी होंगी आप वही वाली एंट्री पूछ रहे होगे, तो आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। तो करा करो इस तरह की फ्रेंडली क्विज करा करो आपस में, ठीक है? हाँ जी क्वेश्चन नंबर 19, Shyam became insolvent, compensation of 75 पैसा इन रुपी was received, यानी 75% मिल रहा है। He owed us 10,000, तो यानी 7,500 मिले, तो कैश अकाउंट डेबिट 7,500, बाकी बैड डेट हो गए 2,500 और 10,000 श्याम के अकाउंट में। बिल्कुल ठीक है बेटा। कैश रिसीव फ्रॉम रमेश whose account was written off last year, तो ये रिकवर हो गया, तो कैश टू बैड डेट रिकवर। तूने क्या कर दिया था? बैड डेट आउटस्टैंडिंग क्या लिखा था? रिटर्न ऑफ टू बैड डेट रिटर्न ऑफ कर दिया था तूने पहले। बैड डेट रिकवर्ड होता है। हाँ ठीक है चलो कोई बात नहीं। आगे क्या है? रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, यानी इसका मतलब क्या है? हमें रेंट देना है जो ड्यू हो गया है लेकिन अभी पे नहीं किया है, तो एंट्री क्या होगी? रेंट टू रेंट आउटस्टैंडिंग। सैलरी ड्यू टू स्टाफ, यानी हमें सैलरी देनी है लेकिन अभी पे नहीं करी है, ठीक है? हमें सिर्फ ड्यू की एंट्री करनी है, पेमेंट नहीं हुई है यहाँ पे, तो यानी सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, मतलब और बाप रे गंदे वाला आ जाता है लिस्ट प्राइस हाँ। 1 लाख का, अच्छा अभी तो ऑर्डर की बात हो रही है, मुझे लगा करना पड़ेगा पूरा कैलकुलेशन, अभी तो सिर्फ ऑर्डर की बात हो रही है। प्लेस्ड एन ऑर्डर दिया जिसका लिस्ट प्राइस 1 लाख था। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एडवांस। तो लिस्ट जो ऑर्डर प्लेस करने की कोई एंट्री नहीं होती, लेकिन एडवांस पे किया है तो उसके लिए एंट्री होगी, और चेक से पे किया है तो टू बैंक आ जाएगा। तो बेटा ये क्या हो गया? हमने तो एडवांस पे किया है ना परीक्षा, रिसीव थोड़ी ना किया है। मैं गलत पढ़ रहा हूँ क्या? प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश, एक सेकंड दोबारा पढ़ते हैं। प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख। इन दिस कनेक्शन रमन पेड 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस एज एन एडवांस बाय चेक। हम कौन है इसमें? क्वेश्चन ने क्लियर तो लिखा नहीं है ना? दोबारा से पढ़ते हैं। क्वेश्चन ने ऊपर तो लिखा नहीं जनरलाइज इन दी बुक्स ऑफ, अगर वो लिखा होता तो काम खत्म हो जाता। अब मैं कैसे पढ़ रहा हूँ? प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश, तो यानी मैं ये मान के चल रहा हूँ मैंने ऑर्डर प्लेस किया राकेश। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो यानी मैं कौन हूँ? रमन। एग्रीमेंट बात कर सकते हैं। तो तेरी आवाज कट रही है बेटा, दोबारा से बोल। सर जब ये हुआ ऑर्डर प्लेस, हाँ पार्टीज तो दोनों सेम ही है ना? अब सेम आप क्यों A है? to B बोल रहे अरे क्यों? अरे कैसी बातें कर रही है? A to B बोलो B to A बोलो, फर्क नहीं है। सुन परीक्षा सुन, पहले शांति से सुन। जो तूने बात बोली मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। A to B और B to A में फर्क नहीं है।
ये फर्क है बेटा। अगर मैं A to B ट्रांजेक्शन कह रहा हूँ यानी कि मैं एक ही बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, किसकी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे फर्क पड़ता है ना। अगर मैं एक ही बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अलग एंट्री होगी, अगर बी की बुक्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अलग होगी। एक जना पे कर रहा है, एक जना रिसीव कर रहा है ना, तो दोनों में फर्क होगा। अब मैं किसकी बुक्स में कर रहा हूँ, मैं यही आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए सबसे पहले मैंने ऊपर देखा जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन लिखा है क्या आगे इन दी बुक्स ऑफ, नहीं लिखा। तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। क्वेश्चन कह रहा है प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश। तो इसको पढ़ के मुझे ऐसा लग रहा है मैंने प्लेस किया है ऑर्डर राकेश को। अगेन दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट गेटिंग इनटू फाइट विद यू कि ऐसा है या वैसा है। भैया क्वेश्चन की कमियां पूरा ढंग से लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखते यार। है वही सेम बात मैं बोलूंगा बेटा, इस तरह की कभी भी लैंग्वेज का इशू आएगा ना, आई विल नॉट बी एबल टू आर्ग्यू विद एनीवन। हाँ मैं अपना रीजन दे रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, हो सकता है आपको किसी और रीजन से लग रहा हो, क्योंकि आगे वाली लाइन में आगे लिखा है इन दिस कनेक्शन रमन पेड, ऐसे लिखा होना चाहिए इन दिस कनेक्शन वी पेड। तो वहां ऊपर आगे जाके पढ़ के ऐसा लगता है कि रमन थर्ड पार्टी है ना। तो यहाँ पहले पढ़ के लगता है राकेश थर्ड पार्टी था, राकेश दूसरी पार्टी थी, और यहाँ आगे लाइन पढ़ के लग रहा है रमन दूसरी पार्टी है। सो आई हैव नो क्लियर आंसर कि भाई इसमें आप क्या मान के चलो किसकी बुक्स है। बट मैं अगर होता, मैं इसको ऐसे पढ़ता प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश, यानी मैंने ऑर्डर प्लेस किया होगा राकेश को, तो मैं कौन हुआ, रमन, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, अगेन आई लीव इट अप टू यू। आई एग्री फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार ये लैंग्वेज गलत है, किसकी बुक्स बना रहे हैं भाई कुछ क्लियर पता ही नहीं चल रहा है ना। तो हम किसकी बुक्स में एंट्री कर रहे हैं उसी हिसाब से एंट्री होगी। बट लेट्स अज्यूम, चलो फॉर द टाइमिंग अज्यूम करते हैं कि हम कौन है, रमन। ठीक है, एक बार पहले उसके एंट्री करके देखते हैं, फिर हम अज्यूम करते हैं कि हम कौन है, मैं राकेश। दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूँ ताकि जिसने जो अजम्पशन लियो वो अपना मैच कर सके। फिर से बोलूंगा टीचर से चेक करना आपकी टीचर यहाँ पे क्या अज्यूम करने को कह रही है अगर इस तरह की क्वेश्चन आता है। बट अदरवाइज आइडियली दिस इज नॉट प्रॉपरली फ्रेम्ड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फ्रेम करने में गलती है ऑथर की, इसको प्रॉपर तरीके से फ्रेम करना चाहिए था ताकि ऐसे दो व्यूज निकलने नहीं चाहिए थे। ठीक है, हाँ निशाद क्या कह रहे हो बताओ, पहले आप क्या कह रहे हो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। सर हम राकेश को अपने मतलब हम अपने मान के कैसे ले सकते हैं राकेश को, क्योंकि उसमें तो लिखा है प्लेस्ड एन ऑर्डर विद राकेश। हाँ फिर आगे ये भी तो लिखा है बेटा इन दिस कनेक्शन रमन पेड। अगर मैं अपने आप को रमन मान लूँ तो ये भी तो पढ़ने में अजीब लग रहा है ना, ऐसे लिखा होना चाहिए इन दिस कनेक्शन वी पेड। भाई एक तरह से मैं तेरे को फ्रैंकली बताऊं, ये ना ये कैसे लिखा गया है, ये थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से लैंग्वेज लिखी गई है। होता है ना, आपने इंग्लिश में पढ़ा है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन के पर्सपेक्टिव से लिखा गया है। रमन और राकेश दोनों को मेंशन कर दिया गया कि ट्रांजैक्शन क्या है। तो भाई ये भी तो बता दो किसकी बुक्स बना रहा हूँ, समझ आ रहा है मेरी बात। अगर मैं तेरे को ट्रांजैक्शन बोलूं निशाद, रमन पेड ₹10,000 टू राकेश, अब बता मुझे क्या एंट्री करेगी, डिपेंड करेगा ना किसकी बुक्स बना रही है, रमन की या राकेश की। अगर ये लिखा होता वी पेड 10,000 टू राकेश या टू रमन जो भी है, तो फिर पता चल गया कि वी कौन है, हम किसकी बुक्स बना रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे लिख दिया जाए रमन पेड 10,000 टू राकेश, तो भाई जब तक ये नहीं बताएगा मैं रमन हूँ या राकेश, तो एंट्री तो तभी करूंगा ना। तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ प्रॉब्लम इन ड्राफ्टिंग द क्वेश्चन। क्लियर हो गया? स्निग्धा आपका क्या डाउट है बेटा? सर मेरा डाउट था कि अगर ये थर्ड पर्सन के हिसाब से देखें, एक राकेश है, एक रमन है और एक मैं सी हूँ, तो मेरे बुक्स में तो नो एंट्री हो जाएगी ना फिर? नहीं बेटा, मतलब इट इज नॉट के सीए तो आपकी जिसके लिए काम कर रहा है उसी। सुन मैं हाँ बोल चल, सीए नहीं, ओनली सी बोल रही हूँ, मतलब अच्छा कोई सी, थर्ड ओहो पर्सन। मुझे लगा सीए सुनाई हाँ, दिया। हाँ नहीं तो ये तो सिर्फ लैंग्वेज लिखने का तरीका है, सी तो इन्वॉल्व ही नहीं है यहाँ पे, है ही नहीं कोई। ठीक है, ट्रांजैक्शन दो पार्टी तो दो ही है, एक रमन और एक राकेश। ये इंग्लिश लिखने का तरीका है कि आपने इंग्लिश को इस तरीके से लिखा कि जैसे एज अ थर्ड पर्सन अगर उस ट्रांजैक्शन को देख रहा है तो कैसे वो व्यू होगी। ठीक है, थर्ड पर्सन एक्चुअली कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस ट्रांजैक्शन में, तो हमारा सवाल आएगा ही नहीं कि हम मतलब वो पॉइंट ही खत्म है कि हमें थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कोई एंट्री कर रहे हैं क्या, वो तो इन्वॉल्व ही नहीं है इस ट्रांजैक्शन में। ये तो सिर्फ उसके एंगल से एक थर्ड, मतलब इंग्लिश में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब इंग्लिश लैंग्वेज आप लिखते हो तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ना, तो ये थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया हुआ है। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। तो मैं यहाँ मान के चल रहा हूँ फिलहाल कि हम रमन है, तो यानी हमने राकेश को ऑर्डर प्लेस किया होगा और फिर हमने उसके बाद राकेश को पेमेंट की होगी। अगर ऐसा केस हुआ होगा बेटा तो यहाँ पे एंट्री आ जाती एडवांस फॉर परचेज डेबिट टू बैंक। समझ आई मेरी बात? क्लियर? एडवांस फॉर परचेज टू बैंक
और 10% जो अमाउंट है यानी 10,000 उससे ये एंट्री आ जाती है। और अगर उल्टा लेके चलो, ये कब है, अगर मैं इन दी बुक्स ऑफ, कौन है भाई ये, रमन की बुक्स में एंट्री कर दूं, ठीक है, एडवांस फॉर परचेजेस टू बैंक, क्लियर। और अगर मैं राकेश की बुक्स में एंट्री कर रहा हूं तो एंट्री जो आपने लिखी थी वो बिल्कुल ठीक थी, बैंक टू एडवांस फॉर सेल। समझ आई, यानी हमारे पास एडवांस आ रहा है। क्लियर हो गया गाइस, चलें आगे। हाँ जी, अगला क्या है, सप्लाइड गुड्स कॉस्टिंग 3,600 टू संजय, इशूड इनवॉइस एट द रेट 20% अबव कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि भैया हम सप्लाई कर रहे हैं, यहाँ डाउट नहीं है, तो ये लैंग्वेज ठीक थी। वहाँ प्रॉब्लम हो गई कि तुमने दोनों के एंगल से बता दिया, एक बार राकेश के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बार रमन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम कौन है। हाँ जी देखो, अब इस केस में क्या हुआ, 3,000 कॉस्टिंग लिखता हूँ पहले, कॉस्ट थी 3,600, आपने उसको इन्वॉइस किया 20% अबव कॉस्ट, तो 20% अबव कॉस्ट यानी प्लस प्रॉफिट कितना हो गया 20%, 20% कितना हो गया 10% होता 360, तो 720 हो गया, यानी कि ये टोटल आ जाएगा 7,613 यानी 4,320। चेक कर लेना बेटा मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, लिस्ट प्राइस हो गया किसका, सेल का, लिस्ट प्राइस सेल का, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन ने दिया है कि आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10% यानी 432, जरा इसको माइनस करते कितना आएगा, यहाँ बचा 1, 8 और 3 11, बचा 2, 8 और 4 12, ये आना चाहिए मेरे हिसाब से 3,888। तेरा 3,988 कैसे आ रहा है भाई, मेरी कैलकुलेशन गलत है, तेरी कैलकुलेशन गलत है परीक्षा। सर मेरा भी 3,888 आ रहा है। हाँ जी परीक्षा, मेरी गलत है। तो भाई गलती सुधारो, ध्यान से कैलकुलेशन करो, एंट्री गलत हो जाएगी अनफॉर्चुनेटली, मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है। तो केयरफुल रहो। देखो अनफॉर्चुनेटली मैथ्स की वजह से अकाउंट्स के मार्क्स कट जाएंगे तो थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स ध्यान रखो, यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बेसिक है, लेकिन ये ध्यान रखो, ठीक है। तो एंट्री आपकी बनेगी, करा क्या मैंने यहाँ गुड्स बेचे हैं, तो हाँ संजय टू सेल्स बिल्कुल ठीक है, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा 3,888। 3,888, ये बात समझ में आ गई ना, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट से ऊपर की एंट्री हम अपनी बुक्स में नहीं दिखाते। संजय टू सेल्स। अगला क्या है, पेड कैश टू राधे फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग। ये मजेदार है, ध्यान से देखो, कह रहा है पेड कैश, हम कैश पे कर रहे हैं तो टू कैश तो आएगा ही आएगा। राधे को पे कर रहे हैं तो कई लोग तो कर देंगे राधे टू कैश, राधे टू कैश नहीं करना मेरे भाई। जो डेटर और क्रेडिटर है सिर्फ उन्हीं के नाम हम अपनी बुक्स में दिखाते हैं। ये तो कौन है, जिसको हमें कोई बिल की पेमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का बिल था, तो इसको हमने राधे के नाम से नहीं दिखाया होगा अपनी बुक्स में, हमने किस नाम से दिखाया होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस। समझ आ रही है मेरी बात, आपने एक एंट्री करी होगी प्रिंटिंग एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस, पिछले साल जब ये आउटस्टैंडिंग रहा होगा, ठीक है। जब आउटस्टैंडिंग रहा होगा तब आपने क्या एंट्री करी होगी, मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, प्रिंटिंग एक्सपेंस डेबिट टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस। दिस वाज द एंट्री जो आपकी पहले हुई होगी, अभी नहीं कर रहा हूँ, ये पहले हुई होगी। कितना अमाउंट है बेटा इसमें, मेरे पास यहाँ पे अमाउंट ही नहीं दिख रहा है, अमाउंट नहीं दिया क्या, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है सर अमाउंट। मेरा आई गेस मर्ज हो गया। नहीं आई थिंक दिया ही नहीं है, अमाउंट नहीं दिया है, क्योंकि मेरे पास तो नहीं दिख सर रहा नहीं है। दिया। हाँ तो कोई बात नहीं, हम एंट्री करके सर छोड़ देते हैं। देखो तो ये एंट्री पहले हुई होगी, मैं एक अज्यूम कर लूँ फॉर द टाइमिंग, फॉर ईज ऑफ कन्वीनियंस, सिर्फ मान लेते हैं 4,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये जब आपने साल खत्म किया होगा ना, लास्ट ईयर जब क्लोज किया होगा, तब हमें पता चला कि अरे 4,000 का बिल पे करना रह गया है, तो लेकिन खर्चा तो पिछले साल का है ना, तो हमें बुक करना पड़ेगा पिछले साल में, तो आपने लास्ट ईयर एंट्री करी होगी प्रिंटिंग एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस। अब जब ये इसकी पेमेंट होगी, ये अब आगे का स्टेप है कि जब पेमेंट होगी, अभी ये तो ड्यू एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड आपने कर दिया, ये लास्ट ईयर हो चुका होगा, ये वाली एंट्री जो मैंने करके दिखाई। जब आप पेमेंट करोगे तो क्या होगा, अब पेमेंट किसकी कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, तो यहाँ आ जाएगा आउटस्टैंडिंग बिल की जगह बेटा मैं लिख रहा हूँ आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस। पता चले ना कौन सा एक्सपेंस है ये, ठीक है। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस टू कैश। अब यहाँ दोबारा से प्रिंटिंग एक्सपेंस टू कैश मत कर देना, इस साल का प्रिंटिंग एक्सपेंस नहीं, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो कर रहा हूँ, तो वो अकाउंट वहीं से तो खत्म करूंगा। आई बात समझ में, दिस इज समथिंग न्यू विच आई एम टीचिंग यू। चलें आगे, सबको क्लियर है, थम्स अप करके बताओ जल्दी से। जिसको क्लियर नहीं है पूछ सकते हो बेटा अभी दोबारा से, लेकिन ऐसे आगे मत भागना बस। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन, थक गया यार, खत्म ही नहीं हो रहे क्वेश्चन ऐसा लग रहा है। अच्छा बाय द वे भूल जाओ इससे पहले, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट होगा आपका ट्यूसडे को, ठीक है।
मैं अभी मैसेज भी डाल दूंगा। ट्यूसडे को आपको नॉर्मल जो हमारी क्लास की टाइमिंग होती है उसी में टेस्ट होगा। प्लीज़ अपने साथ डिवाइस रखना, 2 डिवाइस चाहिए होंगे, एक पे जिस पे आप टेस्ट देख सको और टेस्ट पेपर देख सको, और दूसरा जिससे मैं आपको देख सकूं। तो सामने एक कुछ लैपटॉप या फ़ोन होना चाहिए जिससे मैं आपको देख सकूं, उससे आप लॉगिन करोगे। जैसे आप नॉर्मली अभी जूम पे लॉगिन करते हो वैसे ही लॉगिन करोगे, कैमरा ऑन करके रखोगे, ठीक है, और उसको इतने डिस्टेंस पे रखोगे ताकि मुझे लिखते हुए दिखाई दो आप, ठीक है। सिर्फ आपका फेस नहीं देखना है, आप लिखते हुए दिखने चाहिए, तो आप इतने डिस्टेंस पे रखना उस फ़ोन को या लैपटॉप को। और दूसरा डिवाइस आपके हाथ में होगा जिसमें आपका मैं आपको क्वेश्चन पेपर भेजूंगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो आप उससे आराम से देख करके आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। और एक चीज़ याद रखना, जो आप टेस्ट करोगे उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से जैसे फॉर्मेट वगैरह बनाते हैं सारा कुछ वैसे ही बनाना है। पेंसिल से फॉर्मेट होना चाहिए, पेन से नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, वरना मार्क्स कटेंगे, ठीक है। प्रॉपर नरेशन वरेशन सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। और जैसे मैंने आपको सिखाया अकाउंट A/C लिखा होना चाहिए, जो आपका कॉलम्स है, डेट पर्टिकुलर, वो सब कुछ होना चाहिए। अगर डेट में आपके पास डेट नहीं दे रखी तो 1 2 3 4 5 6 लिखना, नरेशन लिखना, 2 एंट्रीज के बीच में एक लाइन का गैप होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें सब फॉलो करनी है, जैसे आप अपना टेस्ट आपका स्कूल में होता है वैसे करोगे। क्लियर हो रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये चीज़ें मेंटेन करके रखना। मैं आपको 15 मिनट पहले 5 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं कह रहा, 15 मिनट पहले मैं बोल रहा हूँ, 15 मिनट पहले मैं आपको डिटेल्स भेज दूंगा। जो भी जना लॉगिन करता रहेगा और उसने ये अपना क्या नाम है दोनों डिवाइस वगैरह अपना सामने एक डिवाइस करके रख के कैमरा ऑन कर दिया, मैं फट से उसको पेपर भेज दूंगा। यानी आप 15 मिनट पहले पेपर शुरू कर सकते हो। तो जो जल्दी जल्दी ये सारी क्राइटेरिया पूरे करेगा, मैं हाथ के हाथ उसको पेपर भेजता रहूँगा, ठीक है। क्लियर? जैसे पेपर भेजा आप पेपर करना शुरू करो। हाँ, फिर 1 घंटे बाद हम आपका पेपर क्लोज कर लेंगे। जब पेपर 1 घंटा हो जाएगा उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे आप मुझे आंसर शीट अभी बना के भेजते हो, इसी तरीके से आप अपने आंसर जो भी आंसर शीट है, जैसे अभी आप आंसर्स भेजते हो ना मुझे, उसी तरीके से पीडीएफ बना करके आंसर शीट का मेरे को भेजोगे। 2 बातों का याद रखना पीडीएफ बना के जो भेजोगे। एक तो भैया प्लीज़ ऐसा ना हो कि आधा पेज कट गया, पता चला मेरे पास सिर्फ अकाउंट का नाम लिखा आ रहा है और अमाउंट ही नहीं आ रहा है। हाँ, और ऐसा काम भी मत करना प्लीज़ कि वर्किंग काट दिया। अरे सर करी थी मैंने वर्किंग, आपको क्या ज़रूरत है, फिर भेज दिया बस। तो प्लीज वर्किंग चाहिए, रफ वर्क नहीं कह रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं कह रहा हूँ, जो वर्किंग है। जैसे फॉर एग्जांपल वर्किंग में आपका वो काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट का क्वेश्चन है तो मुझे ट्रेड, ये जो अभी मैं ये करके दिखाया था ना, ये वाला सारा काम, ये वाला कॉस्ट क्या है, प्रॉफिट ऐड किया, ये सब मेरे को चाहिए, ये इसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? तो ये वर्किंग होती है, कैलकुलेशन होती है सिर्फ मैं 2 + 3 = 5 करूँ, वो नहीं चाहिए मुझे। क्लियर हो गया बेटा? तो वर्किंग साथ में चाहिए। और जब आप, एक तो ये चीज़, तो आधा अधूरा पीडीएफ मत भेजना, ध्यान से पीडीएफ बनाना, और जो पीडीएफ भेजो उसके बाद चेक कर लेना खुद। ये नहीं कि मैं चेक करूंगा बैठ के कि तूने पीडीएफ ठीक भेजा कि नहीं भेजा, खुद चेक कर लेना उसी समय, क्योंकि उस समय अगर आपने चेक करके नहीं भेजा सही से और बाद में कमी निकली तो सॉरी, आप अपने सामान के खुद जिम्मेवार होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। पढ़ा है ना आपने, लेट द बायर बिवेयर, ये एक लॉ होता है। लॉ क्या कहता है, जो खरीदार होता है वो अपने सामान का खुद जिम्मेदार है, ध्यान से खरीदो भैया, अगर कुछ फटा हुआ है, कुछ खराब है तो आपकी गलती है, बाद में आप सेलर को जाकर के जिम्मेवार नहीं ठहरा सकते। तो सेम चीज़ जब आप मेरे को भेजोगे, अब ध्यान रखना। दूसरी चीज़ जो ध्यान रखना है, आप प्लीज़ सारे पेजेस आपके वर्टिकल होने चाहिए, अगर कोई हॉरिजॉन्टल है तो प्लीज़ उसे रोटेट कर देना भेजने से पहले, वरना मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो मेरे यहाँ पे मैं डिवाइस पे चेक करता हूँ उस पर रोटेट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आपका कोई पेज हॉरिजॉन्टल है कोई वर्टिकल है, मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ ये चीज़ें 2-3 बातें ध्यान रखना जब आप मेरे को पीडीएफ भेजोगे। क्लियर है गाइज? ठीक है, तो ये रेडी रखना इन सब चीज़ों के लिए।